हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं पारुल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आज की क्लास में, आज के सेशन में। फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एचटेट के क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कल से पहले भी हमने भाषा के जो प्रश्न थे आपके, ठीक है, भाषा विचार, भाषा का विकास, उद्भव, ठीक है, उसके बाद आपके वर्णमाला, संधि, समास, यानी कि इन सभी टॉपिक से जो आपके 15 मार्क्स के जो आपके प्रश्न होते हैं, है ना, 15 मार्क्स के जो आपके प्रश्न आ रहे हैं, 15 क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि चर्चा तो हम पहले से कर रहे थे, आज उसकी फिर से एक और क्लास है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ, सेशन को हम शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए डेली एक कोटेशन भी लेकर आती हूँ, और एक कोटेशन एक मोटिवेशनल आप लोगों के लिए थॉट होता है यहाँ पर कि टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी कार्य को टालना नहीं चाहिए। यदि आपने किसी चीज़ के लिए ठान लिया है कि आपको यह कार्य करना है, तो आप उस कार्य को कर पाएंगे, और आपने अगर मान लिया है तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टालने की सोच ली कि नहीं, आज का कार्य कल पर टाल दें, ठीक है, तो फिर वह कार्य कल पर ही रहेगा, और कल कभी नहीं आता है। कल का कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, कल कभी नहीं आता है। इसलिए अपने कार्यों को, जो कुछ कार्य हैं आपके, जो आपके सपनों से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, उनकी तैयारी करनी है, उनको कभी नहीं टालना है। मान लीजिए कि आज आपको पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, आपके पास कोई छोटा सा भी काम आ गया है तो आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको टाल देंगे कि नहीं, इस कार्य को तो हम कल करेंगे। वो कबीरदास जी भी कहते, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि जो आपका काल यानी कल करने का जो कार्य है, उसको अभी करो, ठीक है। आज करे सो अब आज के लिए सोचा है तो अभी क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार का डेडिकेशन होना चाहिए आपकी तैयारी में कि हमें करना है, हमने ठान लिया है तो हम जीत कर दिखाएंगे, ठीक है साथियों। चलो, तो ये तो हो गई आज के बारे में। आज के थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अक्सर हम जब तैयारी करते हैं तो एक विद्यार्थी जो जीवन है, एक तो संघर्षमय जीवन होता है विद्यार्थी का जो जीवन है, और इसमें आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मोटिवेट होना, आपका उत्साहित रहना। किसके लिए, किसके प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति। आपका जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है, उसके प्रति आपको मोटिवेट रहना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो, बहुत देर हो गई है, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के साथ। लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी किसके बारे में, अड्डा 24/7 ऐप के बारे में। जैसा कि मैं अपनी प्रत्येक सेशन में, प्रत्येक क्लास में आप लोगों को बताती हूँ, अड्डा 24/7 ऐप, जहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, प्रीमियम स्टडी मटेरियल यहाँ से आपको प्राप्त होगा। करंट अफेयर्स आपको यहाँ से मिलने वाली है, डेली क्विजेज आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, मैगजीन्स मिलेंगी, नोट्स और आर्टिकल्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस और जॉब अलर्ट्स आपको यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको क्या प्राप्त होने वाला है, जैसे अभी चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, तो अक्टूबर के सीजन में आखिर क्या आता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में क्या आती है भाई, दिवाली आती है। और इस बार दिवाली कब है, इस बार दिवाली है अक्टूबर में। तो दिवाली का कुछ तो धमाका होना चाहिए, और दिवाली धमाका यानी कि आपको दिवाली का जो ऑफर प्राप्त होगा वो कहाँ से होगा, अड्डा 24/7 ऐप से। तो अभी तक जिसने डाउनलोड नहीं किया है अड्डा 24/7 ऐप, वो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो फटाफट से, ठीक है। और यहाँ पर आपको जिस कोड का यूज़ करना है ना, वो है Y610। इस कोड का आपको यूज़ करना है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए, कोई भी कोर्स हो, आपको एनरोल करना है, आपको वहाँ पर जहाँ कूपन कोड एक स्लाइड लिखी हुई आती है, उस कूपन कोड के पास आपको जिस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है वो है Y610, ठीक है साथियों। चलें आगे बढ़ें, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, और पहला प्रश्न है, त थ द ध स
आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, दंत है, मूर्धन्य है या दंत्य ओष्ठ है? फटाफट से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे जल्दी से। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा? त, थ, द, ध। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो जिह्वा है वो किसको स्पर्श कर रही है? आपकी जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श कर रही है। तो ये जब दांतों को स्पर्श कर रही है, त, थ, द, ध, स, ठीक है। आपके सा में भी कौन सी है? आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सी व्यंजन हो जाएंगे? ये दंतीय व्यंजन हो जाएंगे। बात करें तालु की, तो जिनके उच्चारण में जिह्वा क्या करती है? तालु को स्पर्श करती है, अर्थात यहाँ पर आपका च, छ, ज, झ, यानी कि जब आपने च, छ, ज, झ को पढ़ा, च, छ, ज, झ, तो आपकी जिह्वा तालु को स्पर्श करेगी। आप उच्चारण करके देखिए एक बार, च, छ, ज, झ। तो जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श कर रही है, मुख के जिस भाग को स्पर्श कर रही है, वह क्या है? वह है आपका तालव्य, ठीक है। अब बात आती है मूर्धन्य की, तो इस वर्ग में आते हैं आपके ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। ये आते हैं आपके ट, ठ, ड, ढ। तो जब ट, ठ, ड, ढ, तो जिह्वा मुख के ऊपरी भाग को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, अर्थात जिह्वा किसको स्पर्श कर रही है? मूर्धा को स्पर्श कर रही है। और दंत ओष्ठीय व्यंजन कौन सा है? ब आपका दंत ओष्ठीय व्यंजन है, ठीक है, दंत ओष्ठीय व्यंजन। और एक आपकी यहाँ पर नवीन आगा ध्वनि फ, ये भी आपकी कौन सी है? ये भी आपकी दंत ओष्ठीय व्यंजन है, ठीक है। ये वाला फ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसका विशेषकर ध्यान देंगे। और यहाँ पर मैं चारों विकल्पों को क्या करूंगी? आपको समझाते हुए चलूंगी, ताकि परीक्षा में अगर इनसे प्रश्न आ जाए तो आपका प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? देखो अनुस्वार के बारे में बताओ। अनुस्वार और एक होता है आपका विसर्ग, एक होता है क्या? एक होता है आपका अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, और एक होता है आपका क्या? विसर्ग। एक हो गया विसर्ग। अनुस्वार यहाँ पर कौन सा आपका वर्ण होता है? तो इसे कहते हैं अनुस्वार। और विसर्ग किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हम यहाँ पर विसर्ग। ये हो गया आपका विसर्ग और ये हो गया आपका अनुस्वार। अब अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर कहते हैं अयोगवा, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं अयोगवा। अब बात करते हैं कि ये जो अनुस्वार है इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो जो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है, कौन से व्यंजन आपके हो गए यहाँ पर? स्पर्शी व्यंजन, का से लेकर कहाँ तक? का से लेकर मा तक। तो यहाँ पर जो का वर्ग का अंतिम वर्ण, चा वर्ग का अंतिम वर्ण, ता वर्ग का, पा वर्ग का, ठीक है, इनके क्या है? अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या आते हैं? तो अंतिम वर्णों को कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक या नासिक व्यंजन, अनुनासिक या नासिक व्यंजन, इनको कहते हैं अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। तो जब इनको अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहेंगे तो इनको और क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पंचम वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, इसलिए इनको पंचम वर्ण के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर इस अनुस्वार का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? पंचम वर्ण के स्थान पर होता है इस अनुस्वार का प्रयोग। अर्थात यहाँ पर अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार कार्य करता है पंचम वर्ण का। सी विकल्प आपका क्या है यहाँ पर? सी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। विसर्ग क्या है? विसर्ग मैंने अभी बता दिया, ये आपका विसर्ग है। चंद्र बिंदु यहाँ पर ये होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है। जब कभी भी आपसे स्वरों की संख्या पूछेगा 11 पूछेगा, यदि आपके दिमाग में 13 है तो वो 13 होती है 11 + 2 को जोड़ के। अब 11 + ये 2 कौन से जोड़े हैं? तो ये दोनों जोड़े हैं आपके अयोगवा, ठीक है, इन अयोगवा को। लेकिन जब भी आपसे प्रश्न आएगा तो आप उत्तर देंगे क्या? तो आप उत्तर देंगे यहाँ पर 11, ठीक है, 11 आप उत्तर देंगे 11, ठीक है साथियों, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे से उत्तर आ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताइए। अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं?
फटाफट से जल्दी से उत्तर देंगे और एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स, ध्यान रखना 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, ध्यान रखना। और हिंदी एक ऐसा विषय है जहां आप पूरे के पूरे 15 नंबर आप ले सकते हैं अपनी परीक्षा में, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो हिंदी व्याकरण से जो 15 नंबर की जो हिंदी आ रही है वह आपकी बिल्कुल गलत नहीं होगी, इतना मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ। क्यों नहीं गलत होगी? क्योंकि यहाँ पर इतने कठिन प्रश्न नहीं आएंगे व्याकरण से। हालांकि जब आपके 60 नंबर की जो साहित्य आप करेंगे, ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन 60 प्रश्न के लिए, क्योंकि ये 60 प्रश्न आपके कितने अंक के हैं? 60 मार्क्स के हैं, बराबर अंकों के प्रश्न हैं, 150 क्वेश्चन आपके और 150 यहाँ पर अंक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को यहाँ पर सभी लोग एक बार से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पूछी है मूर्धन्य ध्वनियाँ। सबसे पहले हम नीचे वाले ऑप्शन की बात करते हैं, प, फ, ब, भ और म, ठीक है, प, फ, ब, भ। तो जब आप प, फ, फा भी जब उच्चारण करेंगे तो आपके ओठ क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। बा, जब आपने बा बोला, बाबा, तो जब आप बाबा बोलेंगे, ठीक है, पापा बोलेंगे, मामा बोलेंगे, भा भा बोलेंगे, तब भी क्या रहेगा? आपके जो ओठ हैं ऊपर नीचे के, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और जब ओठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? आपके ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन, ठीक है। ता, थ, द, ध, ता, थ, दा, धा, तो ता, थ, दा, धा क्या है? आपके दंत्य व्यंजन है, अभी यह निकल के गया है, ठीक है, दंत्य व्यंजन। टा, ठ, डा, ढा, च, छ, ज, झ, कौन सी ध्वनियां हैं आपकी? तालव्य ध्वनियां हैं, अभी बताया था। टा, ठ, डा, ढा कौन सी ध्वनियां हैं? मूर्धन्य, मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। अर्थात यहाँ कौन सा विकल्प आपका सही होगा? मूर्धन्य ध्वनि पूछी है, बी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? बी विकल्प आपका यहाँ पर सही, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? जल्दी से उत्तर देंगे, यहाँ पर फटाफट से बताएंगे। मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मूल दीर्घ स्वर, ध्यान से पढ़ो, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है। देखो भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दीर्घ स्वरों की, तो दीर्घ स्वर, और फिर हम पहले बात करते हैं यहाँ पर किसकी? लघु स्वरों की, ठीक है। लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर होते हैं आ, ई, उ और री, ठीक है, ये हो गए आपके लघु स्वर। ये है यहाँ पर दीर्घ स्वर, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, आए, ओ और औ, ये हो गए आपके कितने? दीर्घ स्वर। इन्हीं दीर्घ स्वरों में क्या होता है? ये जो चार आपके स्वर आपको दिख रहे हैं, ए, आई, ओ और औ, ये चारों क्या कहलाते हैं? ये चारों कहलाते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है, ये चारों कहलाते हैं संयुक्त स्वर। आ, ई, उ और री, ये तीन, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं इन्हें, संधि स्वर। इन्हें हम सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एक सेकेंड, सजातीय स्वर। अब इन्हें हम सजातीय स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही जाति से मिलकर बने हुए स्वर होते हैं। कैसे? देखो, ये जो आ है ये आपके दो छोटे आ से मिलकर बनेगा, ठीक है। ये जो बड़ी ई है ये आपके दो छोटी ई से मिलकर बनेगी। ये जो आपका बड़ा ऊ है ये आपके दो छोटे ऊ से मिलकर बनेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये आपके बन गए। अब ये आपके है तो आपका लघु स्वर, लेकिन जब मिलाया तो ये हो तो दीर्घ गया। इन्हें हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं? लघु स्वर को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। अब ये यहाँ पर दीर्घ तो हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो मूल यहाँ पर दीर्घ स्वर ये हो गए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पर ओ जो है वो आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिलकर बना है आपका आ धन ऊ से, आ धन ऊ की सहायता से मिलकर बना है, और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे संयुक्त स्वर।
ठीक है, इसे कहेंगे संयुक्त स्वर। समझ में आया? एक एक प्रश्न को बहुत गहराई के साथ बताती हुई चल रही हूँ ताकि आप लोगों का पूरा एक एक चैप्टर क्या रहे, कंप्लीट होता चला जाए, किसी भी चैप्टर में आपका डाउट नहीं बचेगा, इतना मैं आपको आश्वासन देती हूँ। ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं वो सभी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पर आज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार, और साथ में अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में, सभी जगह पर अपने रिश्तेदारों में सेशन को शेयर कर दो एकदम फटाफट से, ज़ोरों शोरों से। ठीक है साथियों, चलो और अगले प्रश्न की हम ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बताओ श, ये श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है? फटाफट से यहाँ पर उत्तर देंगे। इस सा का उच्चारण स्थान तो क्या है? इस सा का उच्चारण स्थान तो दंत है, अभी हमने इसको पढ़ा था। अब बात आइए इस श की, तो इस श का उच्चारण स्थान बताओ। आप श का उच्चारण स्थान कीजिए और देखिए आपकी जिह्वा मुख के किस भाग को स्पर्श कर रही है। आपकी जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करेगी वही आपका उच्चारण स्थान होगा इस वर्ण का। तो जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो, यहाँ पर सभी लोग फटाफट से उत्तर करेंगे कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर सभी लोग फटाफट से उत्तर देंगे। जल्दी से मुझे कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, जल्दी से बता दो। श ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ पर फटाफट से उत्तर दे दो, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। बी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? बी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 8 या फिर 10? बताओ हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट से बताएंगे ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं, जल्दी से बता दो। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार, कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? साधारण सा प्रश्न है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग इसमें अटकें, लेकिन इसमें अटकने जैसी कोई बात नहीं है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, यहाँ पर फटाफट से उत्तर देंगे मुझे सभी लोग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी में ध्वनियों के प्रकार की, तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। अब 2 प्रकार की ये जो ध्वनियाँ होती हैं इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? एक तो होती है आपकी स्वर ध्वनि, ठीक है, यानी कि एक तो होते हैं आपके स्वर और एक आते हैं यहाँ पर आपके व्यंजन। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, स्वरों की बात करें, तो इनकी संख्या के विषय में अभी हमने जाना था। 11 इनकी संख्या होती है, 2 अयोगवा होते हैं, लेकिन ये जो 2 अयोगवा हैं ये ना तो स्वरों में आते हैं, ठीक है, और ना ही ये व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही ये आपके व्यंजन में आते हैं, दोनों में से किसी में नहीं आते हैं, लेकिन इनका जो उच्चारण है आ के योग के बिना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है, अयोगवा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये होगी स्वर ध्वनि की बात। अब आती है व्यंजनों की बात। तो इनकी जो मूल संख्या होती है वो होती है भाई 33। ठीक है, 33 इनकी मूल संख्या होती है, जिसमें आपके 25 आते हैं। कौन से? 25 आते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। ठीक, 25 हो गए आपके स्पर्शी व्यंजन, 4 हो गए यहाँ पर आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और 4 हो जाएंगे आपके कौन से? यहाँ पर 4 हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 25 व्यंजन कौन से हैं? तो 25 व्यंजन है का से लेकर मा तक के। ठीक है, 4 कौन से हैं? आपके य, र, ल, व। ठीक है, और यहाँ पर ऊष्म व्यंजन श, स, सा और ह। ठीक है, ये आपके हो गए यहाँ पर क्या? ऊष्म व्यंजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है हमने। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती। ठीक है, चलो बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंठ ध्वनियाँ या कंठ व्यंजन कौन सी हैं? बताओ, कंठ ध्वनियाँ। अब जिनका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, जिनके उच्चारण में कंठ सहायक होता है। सीधे ध्वनि कहाँ से निकले? सीधे ध्वनि निकले कंठ से। तो जहाँ कंठ से सीधे ध्वनि उच्चारित हो रही है वहाँ कौन सी ध्वनियाँ होंगी? वहाँ आपकी होती हैं कंठ ध्वनियाँ। ठीक है,
वहाँ आपकी कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? वहाँ होते हैं आपकी कंठ ध्वनियाँ। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि च छ ज झ आपकी कौन सी ध्वनियाँ हैं? च छ ज झ आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं। और अभी मैंने बताया था इन ध्वनियों को हम स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं, तो पूछ सकता है, आप उत्तर देंगे कि च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये हो गई आपकी मूर्धा से उच्चारित ध्वनियाँ। और ये कौन से वर्ग में आता है? ये आपके टा वर्ग के अंतर्गत आता है और ये आपके चा वर्ग की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। पा फा बा बा ये हो गई आपकी ओष्ठ्य ध्वनियाँ। अभी मैंने बताया था ओष्ठ्य ध्वनियाँ और इन्हें पा वर्ग ध्वनियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। का ख ग घ ये हो गई आपकी कौन सी? कंठ्य ध्वनियाँ, कंठ्य ध्वनियाँ, ठीक है। कंठ्य ध्वनियाँ, इन्हें का वर्ग की ध्वनियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका? सी विकल्प यहाँ पर आपका क्या है? सी विकल्प आपका यहाँ पर सही है, ठीक है साथियों। बहुत बढ़िया, सभी के एकदम बढ़िया तरीके से उत्तर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धा से, तालव्य से या फिर ओष्ठ्य से? अब यहाँ पर ध्यान देना, आगे स्वर भी जुड़े हुए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ई क्या है? ई जो है वो है आपके स्वर। च छ ज झ क्या है? वो है आपके व्यंजन। अब ई स्वर और व्यंजनों को मिला करके पूछ लिया है कि बताओ कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है या उनका उच्चारण किस जगह से होता है, मुख के किस भाग से इनका उच्चारण होता है। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देंगे मुझे, जल्दी से सभी लोग बताएंगे कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। फटाफट से उत्तर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से शानदार तरीके से सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो हम अगर बात करें स्वरों के विषय में, तो आपको इसकी बेहतर जानकारी रखनी होगी कि स्वर जो आपके 11 स्वर हैं, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। जैसे आपके अ और आ हैं, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। जब आ को उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का कोई भी भाग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है। हमारे मुख का जो जिह्वा है वो किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब आप ई की बात करें तो ई तो जब हम ई की बात कर रहे हैं तो जिह्वा क्या कर रही है? तालु को स्पर्श कर रही है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की भी बात है कि दोनों वर्ण हैं ये चा वर्ग के साथ में रखे हुए हैं और चा वर्ग जो उच्चारित होता है वो होता है तालव्य से। यदि आपको नहीं पता है तो, यदि आपको नहीं पता है और आपको पता है कि च छ ज झ तालु से आपके उच्चारित होते हैं, तो आप इसका उत्तर लगाएंगे तालु, क्योंकि ई भी आपकी जो है तालव्य से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, ठीक है साथियों। ई जो है आपकी तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। च छ ज झ भी क्या है? आपकी तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। ऐसे ही आपके कंठे के साथ भी रख सकता है। कंठे के साथ कैसे रखेगा? साथ में रख देगा छोटा आ, फिर रख देगा बड़ा आ, लघु आ, दीर्घ आ, फिर लिख देगा का, ख, गा और घा और पूछ लेगा कि बताइए इनका उच्चारण स्थान किससे है, तो आप उत्तर दे देंगे कि इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है, क्योंकि आ के उच्चारण में जिह्वा किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है और ना ही का, ख, ग और घ के उच्चारण, ठीक है साथियों। चलो, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? सही है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताओ, 28, 30, 33 या 35? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे फटाफट से। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? सरल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है, आपको उत्तर पता होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी उत्तर यहाँ पर गलत करने की कोशिश नहीं करेगा। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग, लाइक कर देंगे जल्दी से सभी लोग, यहाँ पर फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर देंगे जल्दी से। माही जल्दी से लाइक शेयर कर दो यहाँ पर फटाफट से इस सेशन को, जल्दी से यहाँ पर, ठीक है। चलो फटाफट से उत्तर देंगे और यहाँ पर बताएंगे व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। मैंने अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया था, ध्यान करो, जब मैं
दो ध्वनियों के बारे में बता रही थी कि हिंदी में दो ध्वनियाँ होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तब मैंने स्वर की संख्या बताई थी, व्यंजन की भी संख्या बताई थी। कितनी होती है? 33 होती है। और 33 किस किस के अंतर्गत आती हैं? जो 33 व्यंजन है इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपकी ध्वनियाँ आती हैं? तो इसके अंतर्गत स्पर्शी, अंतस्थ और आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका क्या है? सही है, सी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ठीक है साथियों, चलो कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं यहाँ पर आपकी एक बार फिर से बता देती हूँ। स्पर्शी व्यंजन आते हैं आपके, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक? का से लेके माँ तक। फिर आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कहाँ से? य, र, ला और एक व, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती हैं? श, त, स और ह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? बताओ, एक दीर्घ स्वर नहीं है। आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे फटाफट से। इन चारों में से ई, ऐ, ए और आई में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं है पूछ रहा है, मूल दीर्घ स्वर नहीं पूछ रहा है, अब केवल दीर्घ स्वर के विषय में पूछ रहा है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। तो पहले आप उत्तर देंगे और इसके विषय में मैं आपको फिर पूरी जानकारी दूंगी, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्नों को करते हुए चलेंगे हम, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी के साथ, बेहतरीन से जानकारी के साथ। किसी भी प्रश्न को जब करेंगे तो उसके चारों विकल्पों को हम सॉल्व करेंगे और चारों विकल्पों को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? पूरे प्रश्न को एकदम शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ते हुए, उसका अध्ययन करते हुए हमको चलना है, ताकि हमारा अगर चारों विकल्पों में से भी किसी भी एक विकल्प पे अगर हमारा उत्तर बनता है तो आपका वह गलत नहीं होना चाहिए। कभी भी जब भी आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाएं, कभी भी कहीं पे भी आप पढ़ाई करें, ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है, अगर आप लोग मानेंगे तो ठीक है, वो आपकी स्वेच्छा है, मेरा केवल बताने का कार्य है, ठीक है। चलो, तो कहने का आशय इतना सा था कि आपके पास कोई प्रश्न है, ठीक है, और उसका आपको उत्तर दे रहे हैं, तो आपको उत्तर के देने के बाद क्या करना है? बाकी के जो बचे हुए विकल्प हैं, बाकी के जो बचे हुए 3 विकल्प हैं, उनका भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है। उन तीनों विकल्पों में से क्या प्रश्न आपका बन सकता है, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि इन तीनों प्रश्नों से आपकी क्या, जो तीनों जो विकल्प दे रखे हैं, आखिर उनसे कौन सा प्रश्न और बन सकता है, ताकि आप आगे के लिए तैयार रहें, आगे उसको बताने में समर्थ रहें। क्योंकि जो आपके प्रश्न बनते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं तो उसमें उत्तर तो 1 होता है, लेकिन प्रश्न 4 होते हैं, और बाकी के जो 3 बचे हुए विकल्प होते हैं उनसे प्रश्न आते हैं फिर अगले साल में, अगले वर्ष में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर दीर्घ स्वर जो है वो आपका ई नहीं है। दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है आ, ई, ओ, ठीक है, ए, आए, ओ और औ, ये हो गए आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। मैंने अभी बताया था इनके विषय में 2 छोटे या 2 छोटी और 2 छोटे ऊ से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन अगर मैं इसके विषय में बात करूं तो ये बना हुआ है आपका आ धन ई के मेल से, ये बना हुआ है आ धन ए के योग से, ये बना हुआ है आ धन ऊ के योग से, और ये बना हुआ है आ धन ओ के योग से, ठीक है। ये देखो पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके ये 3 और दे रखे हैं, आप देख लेंगे तीनों को कि किस किस से मिलकर ये बने हुए हैं, और वहीं आप उत्तर देने में इनका समर्थ रहेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्गों में नहीं होती है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, ये अर्ध स्वर माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन होते हैं, इनकी स्वतंत्र वर्णों में गणना नहीं होती है, स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसका उत्तर देंगे आप। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर दे दीजिए, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, फटाफट से मुझे बताओ सभी लोग, फटाफट से उत्तर देंगे, बिल्कुल। और अभी तक यहाँ पर जिसने लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दो एक बार, सेशन को शेयर कर देंगे एक बार सभी लोग, ठीक है।
सेशन को लाइक शेयर कर देंगे सभी लोग यहाँ पर, और जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ए विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, ये विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ये विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, ये विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ये क्या है, ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छ जो है ये आपका का और शा के योग से बना है। ये जो त्रा है ये आपका ता धन रा के योग से बना है। ये जो आपका ज्ञा है ये आपका जा और इञा के योग से बना है। और एक आपका बचता है क्योंकि श्र। क्यों, क्योंकि संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है, यहाँ पर एक बचा आपका श और फिर यहाँ पर रा। इन्हें 2 तरीके से बनाया जाता है। इनका पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद करके भी इनको लिख दिया जाता है इस तरीके से। तो ये भी तरीका आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है साथियों, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या 4 संयुक्त व्यंजन। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर चारों ही आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं, जल्दी से बताओ। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं, 44, 48, 52 या 56। यहाँ पर लिपियों की बात हो रही है, ध्यान रखना। हिंदी भाषा में कुल लिपियां कितनी हैं, जल्दी से सभी लोग उत्तर देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का फटाफट से बताएंगे कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। जल्दी से बता दो मुझे सभी लोग। फटाफट से उत्तर देंगे यहाँ पर एकदम जोरों शोरों से, और एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है। फटाफट से यहाँ पर शेयर कर दो इसको, जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे इस सेशन को फटाफट से। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर कर देंगे। और जो भी यहाँ पर आज नए हैं वो सभी क्या करेंगे, वो सभी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। अब लिपियों के विषय में जब बात हो रही है तो लिपियां हैं चाहे वर्ण हैं और चाहे ध्वनियां हैं। ठीक है, तीनों एक ही हैं। पूछ क्या रहा है, कुल कितनी लिपियां हैं, पूछ सकता है कुल कितने वर्ण हैं। ठीक है, कुल कितनी ध्वनियां हैं। जब तक इन्हें बोला जा रहा है तब तक ये ध्वनि है, जब इन्हें लिखा जा रहा है तब ये वर्ण है, जब इनसे भाषा बनाई जा रही है ये लिपियां हैं। ठीक है, अब वर्ण आपके क ख ग ग च छ ये क्या है, आपकी लिपि तो है। लिपि क्या है, भाषा की एक भाषा को निर्धारित करने के लिए, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। वही चिन्ह आपके क्या कहलाते हैं, वही चिन्ह आपके लिपियां कहलाते हैं। तो ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितनी लिपियां हैं, 52 लिपियां हैं। सी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, सी विकल्प आपका यहाँ पर सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, बताओ उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है कौन से शब्द में हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग आरजू, खसरा, पढ़ाई या फिर जफर। जल्दी से यहाँ पर उत्तर देंगे। आरजू है, खसरा है, पढ़ाई है या फिर जफर है। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कितनी होती हैं, उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं 2। ठीक है, उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं 2। कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है डां और अणा। ठीक है, ये 2 हो गई आपकी उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। ठीक है, इन दोनों ही ध्वनियों को मिलाकर उत्क्षिप्त ध्वनि बोलते हैं। इन दोनों को ही मिलाकर ताड़न जात भी कहते हैं। ये नाम जो दिया था भोलानाथ तिवारी ने नाम दिया था। ठीक है, भोलानाथ तिवारी। और इन्हें क्या कहते हैं, ताड़न जात के अलावा उत्क्षिप्त कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं, द्विगुण ध्वनियां कहते हैं, द्विस्पृष्ट कहते हैं, है ना। इतने सारे इनके नाम हैं, किनके, इन दोनों ध्वनियों के। इनका जो स्थान है
वर्णमाला में टा वर्ग के अंतर्गत आता है। इनका स्थान, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इनका जो प्रयोग है किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं करते हैं, शब्द का प्रारंभ नहीं करते हैं, किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर बीच में आएगा, कहीं अंत में दिखेगा, लेकिन किसी भी शब्द के शुरू में नहीं दिखेगा। तो उच्छिप्त ध्वनि का यहाँ कौन सा, सी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, सी विकल्प आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो, उच्छिप्त व्यंजन है, बताओ यहाँ पर जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब तो ये प्रश्न आपके लिए और भी आसान हो गया है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, जल्दी से चारों के विषय में बता दो एक बार फटाफट से। इन चारों विकल्पों के विषय में बता दो आप लोग, क्योंकि इन चारों के विषय में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसलिए इन चारों के विषय में जल्दी से उत्तर देंगे, मुझे फटाफट से बताएंगे कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। जल्दी से उत्तर देंगे, जल्दी से बता दो यहाँ पर, इन चारों के विषय में जल्दी से उत्तर देना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन पूछ रहे हैं, कौन सी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सी हैं, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, यहाँ पर श श श जो है वो कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर देखो, अब ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं ये दोनों हैं, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। यार अलावा क्या है, अंतस्थ ध्वनियाँ, अंतस्थ व्यंजन। शा शा शाह क्या है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलो, श श स ह व्यंजन है, उच्छिप्त, ऊष्म, स्पर्श या फिर संयुक्त। तो स्पर्श जो ध्वनियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। अगर स्पर्श संघर्षी बोल देता तो 4, ऊष्म संघर्षी ध्वनियाँ या ऊष्म ध्वनियाँ 4, उच्छिप्त ध्वनियाँ 2, संयुक्त ध्वनियाँ 4, ठीक है। उच्छिप्त ध्वनियाँ कौन सी अभी हमने पढ़ी हैं, यहाँ पर ऊष्म ध्वनियाँ आपकी कौन सी, श श शाह, जिनसे प्रश्न पूछा गया है। स्पर्शी ध्वनियाँ आपकी का से लेकर मा तक। 4 अगर स्पर्श संघर्षी पूछे तो च छ ज और झ। संयुक्त ध्वनियाँ अगर पूछे आपसे तो छ त्र ज्ञ और श्र, है ना। ये 4 हो गई आपकी संयुक्त ध्वनियाँ, ठीक है, समझ में आया। चलो, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या फिर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी कम समय लगता है तो वो तो मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 4, आ, ई, उ और री। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मूल स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। सी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, सही है। और यहाँ पर ये क्या है, ये है अयोगवा, है ना, अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग, है ना। तो कौन से स्वर कहलाएंगे, वे प्लुत स्वर कहलाएंगे। यहाँ पर आपका जो विकल्प सही है, यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा बी, ठीक है। बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे राम, जैसे ओम, है ना। जैसे सुबह सुबह पार्क में जब जाते हैं ओम का उच्चारण करते हैं, ओम राम, किसी को बुलाने में अरे सुनो, इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। चलो, अंतस्थ व्यंजन है यहाँ पर। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं आपके, यर, लव। टी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, टी विकल्प आपका यहाँ पर सही, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग है क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग क्या है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या संयुक्ताक्षर है। अयोगवा है। सी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, सही है। क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ आपको पहले से ही, इसलिए यहाँ पर इसमें अब ज़्यादा समय में नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोगों को अब इसके विषय में सारा संपूर्ण ज्ञान
हो चुका है, अब आप इसको करने में समर्थ हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके स्वर और व्यंजन से अभी तक जितने प्रश्न किए हैं इनमें से कोई भी अगर एक भी प्रश्न आ गया ना तो अब आपका ये प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हो। अब जब हम कल का सेशन लेंगे ना तो कल हम आपके साथ मिलेंगे कुछ नए और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ, जहां आपके कुछ मिले जुले प्रश्न होंगे, विविध प्रश्न होंगे आपके व्याकरण से, ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे। अभी हमने ये टॉपिक वाइज कर लिया, अब हम लेके आएंगे जो आपके विविध प्रश्न होते हैं, मिलजुल के सारे प्रश्न बनते हैं, जहां आपका वर्णमाला, संधि, समास सारे होंगे, सर्वनाम, संज्ञा सब मिले जुले होंगे, उनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कल के सेशन में। ध्यान रखना, ठीक है, जाना नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन। चलो इस प्रश्न का उत्तर दो। स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न अथवा बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखो भाई, जिनका उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से होता है तो वे तो कहलाते हैं आपके अनुनासिक। अनुनासिक या नासिक हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे कहलाते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, जिनका स्वर लघु और गुरु में होता है तो वे कहलाते हैं आपके स्वर। जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है वे कहलाते हैं आपके स्वर। तो बी विकल्प आपका यहाँ पर क्या है? लघु और गुरु में स्वरों को बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प? यहाँ पर आपका बी विकल्प क्या है? बी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो तो ये तो थे आपके आज के बेहतरीन से प्रश्न। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में यदि आप में से कोई भी अभी तक मेरे किसी कोर्स में एनरोल नहीं हुआ है तो अभी फटाफट से एनरोल हो जाइए। आपको जो कोड का यूज़ करना है वह है Y610। इस कोड को आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए मेरे साथ, अपनी स्ट्रेटेजी को और भी बेहतर करिए मेरे साथ। कैसे आपको हिंदी साहित्य से, अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य हैं, ठीक है, हिंदी आपका विषय है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे इस 1 महीने में आपको एस्टेट निकालना है, कैसे आपको यहाँ पर तैयारी के साथ साथ आपकी नौकरी आपको प्राप्त करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस पेपर कैसे लगाना है, नोट्स कैसे याद करनी है, कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिनसे आप आसानी से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, जिनसे आप चीज़ों को जल्दी याद कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक परीक्षा को पास करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सारी चीज़ें, कैसे नोट्स होनी चाहिए, कितने प्रकार के नोट्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी किस में? मेरे कोर्स में। तो अभी तक यदि आप लोग ने एनरोल नहीं किया है मेरे किसी भी कोर्स में तो जल्दी से फटाफट से एनरोल हो जाओ। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो। एनरोल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर आप किसी भी महापैक को ले सकते हैं। यहाँ पर अभी आपका अक्टूबर दिवाली ऑफर भी चल रहा है। यहाँ पर आपका 77% का आपका डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें लगभग कुछ 2 या 2,500 रुपये का आपको कोर्स मिलेगा, वो भी कोई एक महापैक। और महापैक का मतलब जिसमें आपके सभी कोर्सेज इंक्लूड रहते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में, कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मेरी तरफ से सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। रावण जला दिया होगा, बुराई का नाश कर ही दिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो बस इसी तरीके से अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते रहें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।